देखो, आज तुम लोग प्रजातंत्र के बारे में व्याख्यान करने के लिए कहा है, तो इस संदर्भ में जब चर्चा होगी तो इस बात को आधुनिक युग की नियति ही कही जाएगी, क्योंकि आज बिल्कुल प्रजातंत्र का दौर है और प्रजातंत्र के गर्भ में विविध प्रकार की पद्धति है। प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को, जनतंत्र को या गणतंत्र को हो, सारे एक ही शब्द हैं और इसका अर्थ होता है जनता का शासन, माने जनता के बच्चों का शासन, जनता के लिए शासन। वह राजतंत्र व्यवस्था समाप्त हो गई जिसके अंतर्गत रानी राजा पैदा करता था। यानी कि एक समय था इस संसार में विविध देशों पर कि रानी के पेट से जो भी पैदा हो जाता था व्यक्ति, चाहे वह बुद्धि का सबल रहे या विध्वंसात्मक रहे, वह राजा ही होता था। लेकिन मानव के बढ़ते हुए रचनात्मक सोच का परिचायक है प्रजातांत्रिक व्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था आधुनिक समय की नियति है, आधुनिक समय की पुकार है और आधुनिक समय की सबसे बड़ी लोक शासन की दिशा दशा है। इस संदर्भ में तो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी परिभाषा दी है, जिसमें तुम देखोगे जो हमारे सी सुब्रमण्यम साहब कहे हैं कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच एवरी पर्सन हैज ए शेयर। लेकिन वहीं इब्राहिम लिंकन जी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, वह कहते हैं कि प्रजातंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी सरकार होती है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल। वहीं ब्राइस साहब कहते हैं जो प्रजातंत्र जनता के उस रूप को कहते हैं जिसमें शासन शक्ति वैधानिक रूप से किसी श्रेणी अथवा वर्ग में निहित नहीं होती, वरन समस्त समाज के समस्त सदस्यों में निहित होती है। फिर डायसी महोदय कहते हैं प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन व्यवस्था जनता के अधिकांश भाग में केंद्रित होते हैं। फिर हेरोडोटस महोदय का कहना है कि प्रजातंत्र वह प्रणाली है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। तो इस तरह से बहुत सारे विद्वानों ने इस संदर्भ में अपना अपना मत व्यक्त किए हैं, किंतु यह बिल्कुल सत्य है और व्यवहारिक है कि प्रजातंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता या जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। वैसे इसका कई प्रारूप है, इसमें कई दल हैं। कई दल माने प्रजातंत्र होता है मुख्य रूप से निम्न आकार की। एक होता है द्विदलीय पद्धति, एक होता है एक दलीय पद्धति, एक होता है बहुदलीय पद्धति। एक दलीय पद्धति का अच्छा उदाहरण हो जाता है तुम्हारा चीन, जबकि द्विदलीय पद्धति का अच्छा उदाहरण तुमको अमेरिका और ब्रिटेन, जबकि बहुदलीय पद्धति का तुम भारत को लो, नेपाल को लो। इस तरह से ये सब बहुदलीय पद्धति की सरकार होती है। लेकिन बहुदलीय पद्धति जहाँ है वहाँ एक खामी देखने को मिल रही है, जो यह आपको जब पूर्ण बहुमत नहीं ले पाता है तो मुश्किल हो जाती है अपने समान विचारधारा वाले लोगों या पार्टियों के बीच से संबंध स्थापित करना। और इस स्थिति में बहुत सारे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए छोटे दल के साथ समझौता करना पड़ता है। तुम देखेगा
जो अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और लोकसभा के अध्यक्ष का पद सो बाल योगी को देना पड़ा था, जो एक प्रादेशिक दल से संबंध रखता था और वह देश के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। तो यह भी जान लेना चाहिए जो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसमें उनको बनना पड़ा था। लेकिन जहाँ तक दो दलीय पद्धति की बात होती है तो उसका दो रूप होता है, एक होता है अध्यक्षात्मक प्रणाली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है संसदात्मक प्रणाली, वह होता है प्रधानमंत्री मूलक शासन या संसदात्मक शासन। अध्यक्षात्मक सरकार शासन में राष्ट्रपति वास्तव में कार्यपालिका का प्रधान होता है, पूरा शक्ति उनमें निहित रहती है शासन की। लेकिन वहीं संसदात्मक सरकार में देश का एक अध्यक्ष होते हैं नाम मात्र का, वह राष्ट्रपति हो सकते हैं, सम्राट हो सकते हैं, इस तरह की, लेकिन वास्तविक सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री हुआ करता है, जो जिसके चारों ओर सत्ता जो है वह घूमती रहती है। तुम देखिएगा, चाहे वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और वर्तमान के प्रधानमंत्री मोदी जी, भाई दामोदर दास मोदी, ये जो हैं इनके चारों ओर सत्ता घूमती रहती है और संसदात्मक शासन है। लेकिन जो भी ये दो दलीय पद्धति के अंतर्गत संसदात्मक सरकार में बनाने के लिए दो देश को हम ले सकते हैं, जिसमें कि अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार है, वह फ्रांस और अमेरिका, भारत और ब्रिटेन जो है संसदात्मक मूलक की सरकार है। और ये दोनों देश ये बहुदलीय पद्धति तो है, लेकिन संसदात्मक सरकार को अवलोकित करती है। ऐसे सरकार के जहाँ बनती है या लोकतंत्र जहाँ है, वह सब उसको सफल बनाने के लिए बहुत सारी बातों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली आवश्यकता होती है अच्छी शिक्षा पद्धति की। जिस देश में बहुमत निरक्षर रहे या अनपढ़ रहे, वहाँ लोकतंत्र सफल होना कठिन है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है रचनात्मक हो और रचनात्मक शिक्षा पद्धति हो, सबके लिए शिक्षा पद्धति हो और अनिवार्य शिक्षा पद्धति हो। राजनीतिक समस्या को समझने के लिए बुद्धि, त्याग, सहानुभूति, निस्वार्थ रूप से देश की सेवा, अनुशासन, परोपकार और भ्रातृत्व आवश्यक होती है और यह एक श्रेष्ठ और अच्छी शिक्षा से ही संभव हो सकती है। दूसरी बात होती है सचेत नागरिकता। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक नागरिक अपने कर्तव्य पालन, अपने दायित्व का निर्वहन सही रूप से नहीं कर पाएगा, लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न सदैव रहेगा और तभी यह सफल हो सकता है जब वह कर्तव्यपरायण हो और सचेत उनकी सोच हो। तीसरा हो जाता है स्वतंत्रता। अब देखिए, लोकतंत्र को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि लोगों को भाषण, घूमने फिरने, लेखन का काम करने, धर्म को मानने, संस्था बनाने का अगर उसे स्वतंत्रता है तो वह आपको प्रजातंत्र को सफल बना सकता है। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए समाचार पत्र को आलोचना की भी स्वतंत्रता देना आवश्यक हो जाता है, वरना सरकार निरंकुश हो जाती है और वह तानाशाह जैसे शासन करती है। इसके अलावा जो और बातें आती है उसमें राजनीतिक जागृति की बात आती है। नागरिकों में राजनीतिक जागृति होनी चाहिए।
राजनीति में उदासीनता न हो, बल्कि अत्यधिक उसमें जब रुचि रखे तो उसकी खूबी और खामी को समझने में ये व्यक्ति वहाँ के पीछे नहीं रहते हैं। राजनीति में उदासीन नागरिक देश के जो आर्थिक और राजनीतिक संकट हो समझने में असमर्थ रहते हैं और योजनाओं की पूर्ति एवं प्रतिरक्षा में अपना उचित योगदान नहीं दे पाता है। इसलिए राजनीतिक जागृति भी व्यक्ति को रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको राजनीतिक तथा आर्थिक सुरक्षा भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को काम का अधिकार होना चाहिए और वे सरकार से मांग कर सके कि वह अपना कोई भी कामकाज करें और सरकार इसका अवसर दें, क्योंकि बेरोजगारी दूर करना सरकार का कार्य होता है, लेकिन उनका काम रचनात्मक होनी चाहिए। इसके बाद ऊंचा नैतिक स्तर भी लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। यदि बेईमान आदमी है, अगर वह चोर बाजारी करता है, जमाखोर हो और वे भ्रष्ट मंत्री हों, सरकार के अंग अगर भ्रष्ट हों, रिश्वतखोर हों, तो वह पक्षपात करते हैं और पक्षपात जहाँ होता है वहाँ स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकती। और स्वस्थ समाज का अगर निर्माण नहीं होता है तो सरकार अपना उत्कृष्ट दायित्व निर्वहन में पीछे रह जाती है। इसके अलावे शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए और साथ ही ये स्थानीय स्वराज्य की भी स्थापना रहनी चाहिए। लोकतंत्र तब ये सफल हो सकती है जब केंद्रीय सरकार के पास सारी शक्तियाँ एकत्रित न रह करके प्रांतीय और स्थानीय सरकार में यह बटी रहना चाहिए। इसमें केंद्रीय सरकार पर सम कार्य करने के लिए बहुत बड़ी भार नहीं रहता है और जितने सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, आम जनता को अपने खामी या अपने कठिनाई को बताने में उतनी ज़्यादा सहूलियत होती है और यह दूर भी हो पाता है। इसलिए सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण की आवश्यकता है। इसी परिभूमि पर महात्मा गांधी का वह सोच जिसमें उन्होंने ग्राम पंचायत की बात की थी और ग्राम स्वराज की बात की थी, ग्राम जो है स्वतंत्र हो, एक राज्य की तरह हो और जन प्रतिनिधि जो हैं एक भगवान की तरह हो, राम राज्य की उन्होंने कल्पना की थी। इसके अलावा सहयोग की भावना सदैव रहनी चाहिए। प्रत्येक जनता के सामने में अनेक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याएं आती ही रहती है और तानाशाही में इन समस्याओं का तानाशाह अपनी इच्छानुसार हल करते हैं। देखो, हमारे साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ, लेकिन वहाँ जो लोकतंत्र नहीं है, हमेशा वहाँ निरंकुश सरकार नहीं बल्कि सेना के एड़ा के तले में सरकार रही है, जिस कारण वहाँ की स्थिति साधारण जनता के बीच में बहुत ज़्यादा गरीबी है, भय है। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा प्रजातंत्र सफल रहा है शुरू से और इसके राह में, सफलता के राह में हम आगे बढ़ते रहे हैं। इसलिए आज हमारी स्थिति बड़ा ही उत्साहपूर्वक है। उसकी जब हम विगत की बात करेंगे तो वह जो रहा रचनात्मक रहा है और वर्तमान जो है उत्साहवर्धक है और भविष्य का स्वर्णिम जान पड़ता है। इसमें लेकिन सहयोग की भावना रहनी चाहिए। सहयोग की भावना रहने पर तानाशाही प्रवृत्ति नहीं चल पाती है। इसके अलावा शांति एवं सुव्यवस्था भी लोकतंत्र सफलता के लिए एक अच्छी शर्त है। जहाँ सरकार शांति एवं सुव्यवस्था कायम करके चलती है, वह देश सफलता के मार्ग पर प्रजातांत्रिक सफल बनाने में बहुत आगे रहता है। जहां सरकार इस कार्य को करने में समर्थ रहता है, जहां अराजकता रहती है, वहां के लोग इस प्रकार का काम करने में असमर्थ हैं, तो प्रजातंत्र भी असफल हो जाता है। इसके अलावा समानता भी
लोकतंत्र को सफल करने में सो एक उत्कृष्ट पहल है, गुण है। अब देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित होना चाहिए। कानून के सामने में सभी व्यक्ति बराबर होना चाहिए। आर्थिक समानता से अर्थ यह नहीं कि सबको वेतन समान दिया जाए, बल्कि इसका अर्थ यह होता है कि गरीब अमीर सबको उन्नति के समान अवसर दिए जाएं और अधिक आर्थिक असमानता नहीं रखी जाए। अगर आर्थिक असमानता रहती है, अगर वहाँ जाति, धर्म, संपत्ति, लिंग और रंग के साथ साथ नस्ल का भेदभाव है, तो वह समाज आगे नहीं बढ़ पाता है और देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है। इसके अलावा वहाँ का दलीय संरचना जो है सो स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में विचारों की विभिन्नता को न केवल सहन किया जाता है बल्कि उसका स्वागत भी किया जाता है। लोकतंत्र में आलोचना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसलिए लोकतंत्र में अनेक राजनीतिक दल होते हैं और जिन दलों में केवल एक ही दल सत्तारूढ़ होता है, विरोधी दल बनाने की आशा नहीं है, वहाँ लोकतंत्र पनप नहीं सकता है। यहाँ आप देखते होंगे, ये क्या नाम है, वर्तमान समय में भी आप देखेंगे जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी नीति की और उनकी बातों में अगर कहीं कमी हो गई तो विरोधी दल के नेता उसको पकड़ते हैं और संसद में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। देखो, तुम देखेगा कभी कभार, चाहे वो साम्यवादी पार्टी का हो या नहीं तो जन अधिकार पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का है, वह जो है सो सरकार का बायकॉट भी करती है। इसी तरह देश का जो पहला संसद था उसमें उस कार्यकाल में आप देखेंगे जो नेहरू के बाद का, पंडित नेहरू के बाद का सो आपको तत्कालीन महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी विरोध करता था और ये सरकार को उसके सामने में झुकना पड़ता था। इसलिए स्वस्थ प्रणाली दलीय पद्धति बहुत आवश्यक होती है और ये सहिष्णुता एवं एकता की भावना होना चाहिए। लोकतंत्र सफलता की जिम्मेवारी जनता पर होती है और इसे सफल बनाने के लिए जनता में सहिष्णुता एवं एकता की भावना होनी चाहिए। भारत ऐसे देश हैं जहां भाषा, धर्म, जाति विभिन्नता है, यहां आर्थिक विपन्नता और संपन्नता भी है, गरीब और अमीर में भेदभाव के भी गुण हैं या दोष हैं, ये कह सकते हैं। इस विभिन्नता को पाटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन एक बात यह भी गौर करने वाली है, लोगों में पारस्परिक मतभेद तो है, लेकिन जब राष्ट्रीय संकट की स्थिति आती है तो वह सब भारतीय हो जाते हैं और एकता का परिचय दे करके आक्रमणकारी का मुकाबला बड़ी ही उचित रूप और रचनात्मक रूप से करते हैं। सब एक हो जाते हैं, उसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, भाई भतीजावाद की भावना बिल्कुल मिट जाती है। लोगों को उस समय जाति पाति, धर्म, भाषा और प्रांत की भेद भुला करके त्याग और बलिदान की भावना की परिचय देना चाहिए। हमारे जिस तरह से लोग भारतवासी देते आए हैं और देश की रक्षा के लिए हमेशा एक हो जानी चाहिए। इसके बाद लोकतंत्र की सफलता का अन्य सत्र में लिखित संविधान और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात होनी चाहिए। और आजकल नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन लिखित संविधान बनाया जाता है तब इसको लागू करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आप संविधान का अर्थ भी जानते होंगे। संविधान का अर्थ होता है संपूर्ण विधान और सबसे बड़ा विधान जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था चलती है। संविधान हमको मौलिक अधिकार दिया है
और मौलिक अधिकार का संरक्षक न्यायपालिका को बनाया गया और वह अपने कर्तव्य का पालन निर्भीकता से कर सके, इस हेतु सो कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त करके स्वतंत्र बनाया गया है। और जहाँ भी यह होता है वहाँ जनता के हित में अधिक काम हुआ करती है। इसके बाद ये स्वतंत्र और निष्पक्ष सामयिक चुनाव भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि अगर समय पर चुनाव नहीं होती है तो ये जनता के बीच सो निरस्ता आ जाती है। और जब तक कुछ वर्षों के बाद नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते तो ये लोगों के लिए सो एक दुखदाई बात होती है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के हाथ में सत्ता छीनने का अवसर विरोधी दलों को नहीं अगर रहता है और वह जनमत का परवाह किए बगैर सो निरंकुश शासन करता रहता है। ऐसी घटना तो बहुत कम भारत में देखने को मिलती है, लेकिन विश्व परिप्रेक्ष्य में यह सो बहुत ही ज़्यादा सो प्रायोगिक है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सो इस तरह की कई घटना हो चुके हैं, जैसे कि जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पीपीपी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी ये अवामी लीग के बीच चुनाव हुई थी और अवामी लीग चुनाव जीत गया था, लेकिन वह सत्ता हस्तांतरित नहीं होने दिया। इसके बाद वहाँ आज भी लोकतंत्र नाश और के पथ पर सो चल रहा है। लोकतंत्र का नाश हो गया है वहाँ, मानो कि अयूब के नेतृत्व 1958 में सैनिक तानाशाही का जो वहाँ उदय हुआ, वह आपको सैनिक तानाशाही वहाँ से समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आवश्यक यह है कि लोगों को निष्पक्ष और सामयिक चुनाव अति आवश्यक है। इससे सरकार जाने आने का दौर बना रहता है। तुम देखा होगा जो अभी कल जो चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है भारत के कतिपय राज्यों में खास करके 2 राज्य गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन सरकार बदल गई और वहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और वहाँ के जनता हमेशा सरकार को बदलता रहता। जब ये किसी राजनीतिक दल में खामी देखा, अगला चुनाव में बदलकर दूसरा सरकार ले आता है और यह सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस तथा भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा होता रहता है। राज्य की अच्छी विकास है। इसलिए अगर कोई राजनीतिक दल अपने नियम और नियति में जब खामी लाता है तो उसको बदलने का मौका जनता को देना चाहिए, और यह तभी संभव हो सकता है जब सामयिक चुनाव हो और उसका निष्कर्ष भी जनता को मिले। देखो